नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज यहाँ पे बाल विकास से व्यक्तित्व भिन्नता और बाल केंद्रित शिक्षा से जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। आज प्रश्न चलेंगे, फिर अगली क्लास में आप लोगों को व्यक्तित्व भिन्नता और बाल केंद्रित से जितने भी टॉपिक्स नोट्स हैं उनको करा दिया जाएगा। उससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इससे संबंधित हम लोग यहाँ पे सी टेट, टेट, एस टेट और यहाँ पे बी टेट यानी सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा यहाँ पे, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी आप लोगों का प्रश्न न छूटने पाए। और यहाँ से आप लोगों को आज 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं टॉप 30 प्रश्न में। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, जल्दी से आ जाइए और क्या करिए, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए सभी लोग। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने भाई बहनों में, क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे कल की तरह। और बता दें कि नोट्स से अगर आप लोग नोट्स के प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए कि केवल प्रश्न चलाया जाएगा। अगर नोट्स भी आप लोगों को चाहिए प्रश्न के साथ तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए आज ये सभी लोग जल्दी से, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग। आज ये सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, बात करेंगे पहले प्रश्न से कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, बाल केंद्रित का मतलब होता है बालक के अनुसार, ठीक है, बालक के अनुसार जो शिक्षा दिया जाता है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। लेकिन पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि हमारा पहला होगा बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या फिर दूसरा करा है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। अनुगमन का मतलब होता है उनके अनुसार, अनुकरण का मतलब होता है जो बता रहे हैं उसको सीखना। तो यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारता को महत्व देना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, देखिए या क्या होगा, नैतिक शिक्षा का मतलब होता है व्याकरणीकरण, यहाँ पे कंठस्थ कराने से बात होगा, जो कि हमारा नहीं होगा। देखिए, नकल यहाँ पे अनुकरण करने के बाद ठीक है, लेकिन अनुगमन के मतलब ये है कि जो शिक्षक करे केवल वही करे। अगर आप वही करते जाएंगे, अनुगमन उनका करते जाएंगे, तो आप खोजबीन नहीं कर सकते हैं। बालक खोजबीन में अग्रसित नहीं हो सकते। इसलिए बालक को अवसर देना चाहिए, बालक को शिक्षक के अनुसार होना चाहिए, न कि शिक्षक के अनुसार बालक को होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा बचा दूसरा है। देखिए, पूर्ण यहाँ पे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अगर दे देंगे तो बालक पढ़ने में लापरवाही करेगा। तो ये हमारा चौथा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे प्रश्न पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। जो भाई बहन अभी से जुड़े हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा देखिए कर रहा है हमारा कि जटिल परिस्थितियों को संबंधित जो होते करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। देखिए, जटिल परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि जब बालक किसी कार्य को करते समय असमंजन की स्थिति में होता है तो उससे संबंधित शिक्षक को की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से, देखिए पहला कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कृत देकर। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों की सहायता न देकर, जिससे अपने आप स्वयं ही निर्वाह कर सकें कार्यों को। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि उस पर एक भाषण देकर। और चौथा हमारा कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा दूसरे का, जल्दी से बताइए फटाक दे। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा है कि जटिल परिस्थितियों को संबंधित, यहाँ पे करा संबंधित, किससे संबंधित, जो बालक के कठिनाई है उससे संबंधित। और शिक्षक को बच्चों की सहायता कर सकता है, शिक्षक सहायता कर सकता है, लेकिन किस प्रकार कर सकता है। पुरस्कार देना नकारात्मक शब्द आपका आ जाएगा, निर्वाह करना नकल के अनुसार आ जाएगा, भाषण देंगे तो बालक क्या करेगा, सुनेगा, लेकिन वो कार्य वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बालक होता है, याद रखिएगा, वो बोलचाल की भाषा में उतना सहज नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा भी गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, चौथे पे जाएगा, क्योंकि कार्यों को छोटे से, देखिए अधिक बड़ा कार्य है, अधिक कठिनाई है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और निर्देश देना कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारा। जी देखिए, जटिल परिस्थितियों को संबंधित करने में शिक्षक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता कर सकता है। लेकिन अगर पूछ देता है यहीं पे, अगर यहीं पे ये पूछता है कि बालक की परिस्थिति के अनुसार करना, सहायता करना, तो यहाँ पे निर्देश न होकर अवसर के बाद जाता, ठीक है, अवसर होता है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे था चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या कह रहा है,
देखिए तीसरा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग छोड़िएगा मत। कह रहा है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र कैसा होता है। पहला कह रहा है कि बेहतरीन होता है, दूसरा कह रहा है कि स्थिर होता है, और तीसरा कह रहा है कि अनवरत होता है, और चौथा कह रहा है कि समान होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा। जी, तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कि देखिए यहाँ पे कहा कि जब शिक्षार्थियों को समूह में, अगर बालक जो है समूह में अगर किसी कार्य को करेंगे तो यहाँ पे संप्रेषण होगा, याद रखिएगा संप्रेषण होगा। संप्रेषण की मात्रा इतना अधिक होता है कि बालक एक कार्यों को दूसरे के माध्यम से अंतःक्रिया करके सीख लेता है, और अवसर दिया जा रहा है तो बालक तो सबसे आसानी तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बेहतर होता है। जी, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे पहुंचते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि आज प्रश्न 15 है और आप लोगों का टारगेट भी याद रखिएगा 15 में से यहाँ पे 13 है, जबकि 2 ही केवल गलत कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों का तो स्कोर ऐसा रहता है कि 15 में 15 भी आप लोगों का सही हो जाता है। तो आज भी यही प्रयास करिएगा कि अपना स्कोर जो है एकदम उच्च रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा क्या कर रहा है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे के में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए पहला करा है कि एड़ी की चोट की, दूसरा करा है कि अव्यवस्थित की, तीसरा करा है कि अप्रत्याशित की, और चौथा करा है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए विकास की जो गति होती है, विकास मतलब होता है सीखना। विकास दो तरीके से होता है, एक शारीरिक विकास होता है, ठीक है, एक होता है बौद्धिक विकास, ठीक है। एक बौद्धिक विकास होता है, एक शारीरिक विकास होता है, और इन दोनों का ही तालब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ताल्लुक जो होता है बालक से होता है, ठीक है। तो बालक से पूछा है कि भिन्न होता है, भिन्न का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। जी, इसका राइट आंसर चौथे का हमारा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए क्या होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकसित की गई, जो विकसित यहाँ पे विकासित की गई जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भिन्नता होती है, ये क्रमबद्ध की व्यवस्थित के नमूने के अनुसार होती है। क्योंकि कोई भी बालक, कोई भी दो बालक जो होता है उसकी सीखने की गति, उसकी लंबाई, शारीरिक गति, बौद्धिक गति एक समान नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई अधिक सीखता है, जल्दी से सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, लेकिन सीखता है, क्रम विकास होता है अभ्यास के माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है। जी, आगे बढ़ने से पहले एक बार कह देंगे कि लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, और लास्ट में शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। अगर अपने ग्रुपों में शेयर करेंगे तो वहां से भी फैल सकता है, तो क्या करिए, अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखिए क्या उचित है, पहला करा है कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, और दूसरा करा है कि सामाजिक यहाँ पे सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, और यहाँ पे तीसरा करा है विकास एकर आयामी है, चौथा करा है कि विकास पृथक है। तो राइट आंसर क्या आ गया, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा पांचवें का। जी, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे करा है पहला, अगर हम माने, अगर पहले को माने, अगर देख विचार किया जाए पहले पे, तो विकास जो होता है यहाँ पे जन्म के साथ होता है, प्रारंभ होता है। तो सही है कि जन्म के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पे समाप्त जो होता है जन्म के साथ न होकर प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और मृत्यु तक चलती है विकास की गति। विकास की जो गति होती है ये शारीरिक भी होती है और यहाँ पे बौद्धिक भी होती है। तो ये हमारा गलत हो गया पहला। दूसरा करा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तो राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। एकल, देखिए एकल मतलब क्या रहा है कि केवल एक पर ही निर्भर करती है। पृथक का मतलब ये है कि बांटने की बात कर रहा है, जो कि हमारा गलत है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा सीधे सीधे जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जी, दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे आप लोगों ने 3 बार प्रश्न को सॉल्व किया है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को 3 बार सॉल्व किया है, तो इसे गलत मत करिएगा। देखिए करा व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखिए कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, और कोई जल्दी सीखता है, कोई जल्दी से नहीं सीखता है। तो इसमें क्यों भिन्नता पाई जाती है। पहला कह रहा है कि वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा कह रहा है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण, और तीसरा कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और चौथा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों की भिन्न समुच्चय से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। जी, राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या होगा। जी,
इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए तीसरे के साथ जाएगा। आइए विचार कर लेते हैं थोड़ा क्या कर रहा है कि देखिए व्यक्तियों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। तो कह रहा है वातावरण के प्रभाव से। देखिए वातावरण के प्रभाव से आप बोलचाल की भाषाओं में केवल भिन्नता पा सकते हैं, क्योंकि आपकी भाषा अलग होगी, बाहर की भाषा अलग होगी। तो ये तो एक ही को रखा है, केवल एक को समाहित किया है, जो कि ये नकारात्मक सोच की तरफ हमारा इशारा करता है। जन्मजात विशेषताओं, देखिए जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वातावरण भी शामिल होता है। वातावरण और जन्मजात जो वंशानुक्रम होता है, इन दोनों के बीच की एक कड़ी है जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। देखिए परिवार भूमिका निभाता है, किस प्रकार से निभाता है। यहाँ पे कह रहा है कब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रोमांचकारी निभाता है, मुख्य निभाता है, गौड़ निभाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 14 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सातवें का हमारा क्या होगा जी, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें भूमिका कैसी होती है परिवार की। समाजीकरण का मतलब ये होता है कि समाज में बालक किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से उनके नियमों को सीखे, इनका प्रभाव जो परिवार का है, भूमिका किस प्रकार से होती है, कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होता है, गौड़ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा हमारा जी, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर सातवें का जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा। मुख्य भूमिका होती है कि बालक की जो सामाजिक क्रिया होती है सर्वप्रथम यहाँ पे परिवार में होती है। याद रखिएगा परिवार में होती है, किसके द्वारा होती है, माता के द्वारा होती है, एक प्रथम शिक्षिका होती है, इसके द्वारा उसके भाई बहन, उसके दादा दादी, चाचा चाची से होती है उसकी भूमिका। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आ गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बनने अब चालू होंगे। चलिए आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। कल आप लोगों को ये प्रश्न करा दिया गया है, आप लोगों को टॉपिक्स करा दिया गया है, तो उससे प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति होगा। यानी अगर नैतिक विकास का संबंध आपकी दुविधा, यानी किसी जगह आप फंस जाते हैं, तो उस समय आप जब जो निर्णय लेते हैं तो उस तरह की प्रवृत्ति होगा। कैसा होगा, पहला करा यहाँ पे कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के अनुरूप, यहाँ पे दूसरा करा कि व्यक्तित्व मूल्य के, और तीसरा करा है पारिवारिक अपेक्षा, चौथा करा कि अंतर्निहित संभावित दंड। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा जी। राइट आंसर क्या होगा, जब आप निर्णय लेते हैं तो खुद के द्वारा लेते हैं निर्णय, ठीक है। अगर कोई आपको उपदेश भी दे रहा है कि आपको ये करना है, लेकिन आप उस पर सोचेंगे तो उसकी आपकी खुद की होगी वो। तो अगर खुद की होगी तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अंतर्निहित यहाँ पे संभावित दंड के साथ जाएगा। तो राइट आंसर चौथा होगा। इसमें क्या होता है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर बालक में नैतिक तड़कड़ा का मतलब ये है कि किस प्रकार से बालक सोचता है, किस प्रकार से कार्य करना है, आधार को दूसरे मानकों से निर्धारित होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है। सम्मान हमने पहले ही कहा कि किस प्रकार से रहना है, अपना किस प्रकार से उसे सोचना है, सम्मान दिखाता है ताकि वह दंड न मिले। अतः इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति अंतर्निहित संभावित दंड की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवे प्रश्न पे देख लेते हैं। नवा प्रश्न क्या कर रहा है कि आज की क्लास बहुत ही फास्ट चलेगी, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से देना, क्योंकि सीटेट में आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है। आपको बस प्रश्न देखते हुए उस प्रश्नों को देखकर ही सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो नौवां हमारा देखते हैं शिक्षार्थियों का मतलब ये है कि जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अधिगमकर्ता कहा जाता है, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। यानी व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब है एक दूसरे से जो बालक भिन्न है उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए। क्या करना चाहिए, पहला करा कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दूसरा करा कि कलन विधि का मतलब होता है एल्गोरिथम, ठीक है, अधिकतर प्रयोग करना। और यहाँ पे तीसरा करा कि याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और चौथा करा कि विविध प्रकार की मतलब ये है कि सभी प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं आप लोग
जी 9वें का राइट आंसर होगा। जी इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए जहाँ पर याद करने की बात कहा है तो उसे हम तुरंत काटेंगे। यहाँ पे देखिए अधिकतम प्रयोग करने की बात किया है, प्रयोग का मतलब है खोज की बात किया है, जबकि यहाँ पे सीखने की बात किया है और आधार समस्याओं को समाधान करना। निगमनात्मक मतलब होता है प्राथमिक, याद रखिएगा जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर पे उदाहरण की तरफ चलता है, यानी आपका आगमन विधि की तरफ चलता है, जबकि यहाँ पे निगमनात्मक बोला है जो कि उच्च कक्षाओं में होता है। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का मतलब ये कि अधिक से अधिक अवसर दें, उन्हें अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बालक बहुत ही आसानी तरीके से सीखेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर भी रखे गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया प्रश्नों को और अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने उत्तर भी दिया। तो 10वें का देखते हैं क्या करा है हमारा। 10वां ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला करा है कि यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया है, प्रश्न को देख लीजिएगा, नहीं की बात किया है, सिद्धांत है की बात नहीं कहा है, नहीं की बात किया है। करा है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा करा है कि यहाँ पे सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो 10वें का राइट आंसर हमारा होगा। जी 10वें का राइट आंसर क्या होगा? 10वें का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें का? जी इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सभी। अगर सभी को शामिल किया है, सभी विकास तथा अधिगम, यहाँ पे देखिए अधिगम विकास को शामिल यहाँ पे भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी किया गया है अंतःक्रिया के परिणाम नहीं होते हैं। परिणाम का मतलब ये होता है कि अंतःक्रिया के द्वारा सीखते होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर। लेकिन परिणाम है क्या, आप ये बताइए कि केवल आप एक दूसरे से बात करके सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, कुछ आपकी जिज्ञासाएं होती हैं जो आप समवयस्कों के साथ ही केवल आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप अपने से वयस्कों यानी अपने से जो ऊपर हैं, आपसे बड़े हैं, उनके द्वारा भी क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा गलत है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर, यहाँ पे ये दूसरा राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं की बात किया है। तो नहीं में क्या है कि सभी विकास के जो एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। एक समान का मतलब होता है कि केवल एक नहीं, जो विकास की गति होती है, हमने पहले ही आप लोगों को बताया है कल की क्लास में कि जो विकास की गति होती है पहले तीव्र होती है, फिर निम्न होती है, फिर तीव्र होती है, फिर निम्न होती है, फिर तीव्र होती है। मतलब ये है कि सीधे शैशवावस्था में जो बालक होता है उसकी विकास की क्रम जो होता है उच्च होता है, और जो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है, अगर दे दिया जाए कि विकास का क्रम उच्च होता है, सबसे तीव्र होता है किस अवस्था में, तो अगर दे दिया उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो अभी बीता है तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर बाल्यावस्था केवल देगा तो आपका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो शैशवावस्था में तीव्र होती है सीखने की गति, बाल्यावस्था में निम्न होती है, फिर इसके बाद किशोरावस्था में जो होती है आप सोच विचार तर्क करके क्या करते हैं? प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो फिर इसकी आपके प्रौढ़ावस्था जो आती है, वृद्धि जो आयु आती है, उसमें सीखने की गति जो होती है कम होती है। ठीक है, तो ये याद रखेगा, विकास के क्रम जो होता है पहले तीव्र होता है, फिर कम होता है, फिर तीव्र, फिर कम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर चौथा था, तीसरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं 11 का आप लोगों का कितने लोगों का सही होता है। जी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। देखिए आकलन करने का मतलब ये है कि जांच करना। ठीक है, जांच करना, किसी की योग्यता को जानना। आकलन का मतलब यही होता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका परीक्षा लेना, आपसे मौखिक प्रश्न पूछना, यही आकलन का कार्य होता है। तो हमको लगता है कि आकलन को समझाने में हमें दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आकलन का सीधे सीधे मतलब होता है किसी की योग्यता को जानना, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना कार्य कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो आकलन का सीधे सीधे मतलब ये था कि अंक प्रदान करना भी हो सकता है आकलन के द्वारा, और अंकन करना। ठीक है, तो यहाँ पे करा है सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हो सकता है। तो देखिए पहला करा है कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, और दूसरा करा है कि आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। और यहाँ पे तीसरा करा है कि आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि एक बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, और चौथा करा है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो राइट आंसर 11 का हमारा होगा। जी 11 का राइट आंसर क्या होगा? जी 11 का राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर होगा हमारा। 11 का राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, क्योंकि आप शिक्षण के द्वारा ही तो आकलन करते हैं बालक का। आप प्रश्न पूछेंगे बालक बताएगा,
ठीक है, सत्र में 2 बार नहीं लगातार होता है आकलन, याद रखिएगा सतत होता है आकलन, सतत और व्यापक दोनों होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं, बल्कि देखिए जब आकलन आप पढ़ा रहे हैं तो कौन करेगा, बाहर की एजेंसियां करेगी, नहीं, ये तो गलत है। और चौथा, आकलन सत्र की समाप्ति पर होना चाहिए। देखिए आकलन सतत होता है, याद रखिएगा, तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देखते हैं। 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 12 का प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। तो इस प्रश्न को देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है जी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का से संबंधित है। देखिए हमारा पहला करा है कि अभिसारी चिंतन, दूसरा करा है कि संवेगित, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अहमवादी, और चौथा करा है कि अपसारी। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का होगा हमारा जी। राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। देखिए यहाँ पे सृजनात्मकता की बात किया है। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि बालक जो है अपने अनुसार कई प्रकार से उत्तर का समाधान करे, ठीक है, उत्तर दे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। अब देखिए अगर हम बात करें अभिसारी का, तो इसमें बधा बधाया, ठीक है, बधा बधाया प्रश्न होता है, बधा बधाया प्रश्न होता है जिसमें आपका उत्तर केवल एक होता है। ठीक है, संवेगिक यानी संवेगो, यानी आपके संवेगों के द्वारा आपको सृजनात्मकता होती है। आपके क्रोध, भय, हंसना, बोलना, गाना, ये सब आपके संवेगों के द्वारा होगा। लेकिन अहमवादी यानी खुद की एक, आपकी खुद की एक जगह ईगो है, ठीक है, ईगो है, उसके द्वारा आप सृजनात्मकता सीख सकते हैं। तो यहाँ पे अपसारी मतलब होता है फैलाव, ठीक है, अपसारी में होता है फैलाव। आप कोई भी एक प्रश्न पूछिए, बालक उत्तर कई प्रकार से दे, ठीक है, सोच कर दे। जैसे क्या कह दिया जाए कि बताइए अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो अलग अलग बालक जो होते हैं अलग अलग अपनी राय देंगे, ठीक है, लेकिन उत्तर एक ही आएगा, ठीक है, अलग अलग राय देंगे, उत्तर एक ही पहुंचेगा। ठीक है, आपका प्रश्न भी सॉल्व हो गया, बालक की सृजनात्मक कार्य भी हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देख सकते हैं। 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुगोष्ठी सहमत होते हैं। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है यहाँ पे बच्चों की, और प्रयोग किया जाएगा किस पे, देखिए पशुओं पे प्रयोग करने की बात कर रहा है, जो कि हमारा गलत है जी। 13 का हमारा ये दूसरा गलत है। और बच्चों के जन्म, यहाँ पे जन्म साथ शैतान होते हैं। देखिए कोई भी बच्चा हो वो उदंगता करता है, इसे नियंत्रण करने के लिए दंड देना आवश्यक नहीं है, बातों से भी समझा सकते हैं, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके आकर्षण पुरस्कार, नहीं, बच्चे अगर जिज्ञासु हैं तो उसे आप पुरस्कार दीजिए या नहीं दीजिए तब भी वो सीखेगा। अब देखिए चौथा कह रहा है कि बच्चे समवयस्कों और अवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, देखिए अपने बराबर और अपने बड़ों से बालक अंतःक्रिया यानी बोलचाल की भाषा से सीख सकते हैं। हमने ऊपर ही बताया है कि केवल एक से नहीं होगा, दोनों से होगा सीखने का क्रम। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 का प्रश्न क्या करा है, और लास्ट में आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं। अपना स्कोर बताइएगा कि आज आप लोगों ने कितना किया। देखिए बच्चों के यहाँ पे त्रुटियों, यहाँ पे करा है बच्चों के त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला करा है कि बच्चे त्रुटियां उसके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। दूसरा करा है कि बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य का मतलब है कि ध्यान नहीं देते हैं और त्रुटियों करने पर दंड न दे। और तीसरा करा है कि बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उनको चाहिए कि वो उनके जो भी त्रुटियां हैं उसे काट दें, उस पर ध्यान न दें। और चौथा करा कि असावधानी के कारण बच्चे को क्या करना है, उस पर ध्यान न देना चाहिए, ठीक है। असावधानी के द्वारा बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पे गलतियां होगा, ठीक है, गलतियां होगी। तो राइट आंसर 14 का हमारा होगा जी। 14 का राइट आंसर सीधे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा हमारा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं त्रुटियों सीखने के द्वारा अधिगम का निर्माण करते हैं, खोज का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सीधे हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15 का हमारा कितने लोगों का सही होता है। देखिए 15 का ये करा है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। देखिए याद रखिएगा प्रश्न में कहा नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। तो कौन सा हो सकता है, पहले उच्च आत्म क्षमता वाले जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, या फिर करा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया वाले होते हैं। तीसरा करा है कि अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया रखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा जी। 15 का राइट आंसर क्या होगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है हर बार एक प्रश्न, उसके उत्तर आप लोगों के अगले क्लास में बताया जाता है। तो आज कल के उत्तर बताए जाएंगे कि आप लोगों के कितने सही हुए हैं। तो इसका भी उत्तर आप लोग बताइए कि 15 का राइट आंसर होगा जी। कहाँ बताएंगे इसको उत्तर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपके
थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, जानकारी दे दें कि परमा एजुकेशन चैनल को जो भाई बहन यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप में। हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए केवल शिक्षक भर्ती पर होना चाहिए, हमें पास करना है, चाहे जैसे किसी भी स्थिति में कैसे भी साम दंड भेद अपना कर हमें एग्जाम पास करना है, ठीक है। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप लिख कर मैसेज कर दीजिए। आप परमा एजुकेशन नाम से व्हाट्सएप जो ग्रुप है बनाया गया है उसमें लोग जुड़े हैं, आप भी मैसेज कर दीजिए, आपको भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके कल के उत्तर जो थे कैसे थे, कौन सा सही था, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए कल का उत्तर यह था कि मानव विकास है। देखिए मानव विकास है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, एक सीमा तक यहाँ पे अपमानीय है और चौथा कह रहा है कि 1-2। देखिए अगर ऑप्शन में अगर गुणात्मक न हो तो मात्रात्मक होगा, अगर मात्रात्मक नहीं है तो गुणात्मक होगा, अगर दोनों है तो राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आइए देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए पहला आया यहाँ पे वैष्णो जी का। देखिए वैष्णो जी का आया यहाँ पे 18 का यहाँ पे चौथा जो कि राइट आंसर भी है, और यहाँ पे बैदास पटेल जी का भी आया 18 का चौथा जो कि दोनों गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होगा। राजू सिंह का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 18 का चौथा जो कि राइट आंसर है। अनिता वर्मा जी का भी 18 का यहाँ पे चौथा आया जो कि राइट आंसर है। आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व किया। दिलीप कुमार जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे 18 का चौथा जो कि राइट आंसर है। पिंकी सिंह का भी देखिए आ गया है 18 का चौथा जो कि राइट आंसर है, और दिलीप कुमार जी का भी 18 का चौथा आया। चलिए आगे देख लेते हैं और लोगों का। पिंकी सिंह का फिर आया है 18 का चौथा। विनीता जी का भी आ गया है, देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे विनिका यहाँ पे 18 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दिलीप कुमार जी का, यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी का भी 18 का 4 आया है, विनीता का आया 18 का 4 जो कि राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। बालक का विकास कैसा होता है, तो बालक का विकास जो होता है मात्रात्मक और यहाँ पे गुणात्मक दोनों होता है। और वैष्णो जी सर कहीं हैं जो कि नोट्स आप लोगों को नोट्स के साथ भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे 18 का देखिए वैष्णो जी का आया है चौथा जो कि राइट आंसर है। और अफ्ताब अहमद जी का देखिए 16 का बताएं, जबकि हमने चौथे का पूछा है, तो चौथे यहाँ का 16 भी इनका सही है। विनीता कुमारी आने दीजिए सर, सही होगा किसी बात के लिए। यहाँ पे देखिए दिलीप कुमार जी ने कहा है कि थैंक यू सर जी सो मच। आप देखिए आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाया जाता है। आप लोग नोट्स के द्वारा पढ़ना चाहें तो नोट्स भी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अगर केवल प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रश्न भी सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे रिया जी ने कहा है कि हम लोग गर्ल्स हैं तो हमें लोग ही खाना, देखिए खाना कोई भी बना सकता है, चाहे जो भी हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, सभी लोगों को खाना बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही बनाएं, सभी कार्यों में सबका सहयोग होना चाहिए, ठीक है। लड़के लड़कियों सबका सहयोग परस्पर होना चाहिए, तभी जो समाज है थोड़ा सा उसकी रवैया बदलेगी। तो यहाँ पे देखिए पूजा जी का 18 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है यहाँ पे। और दीपा सिंह का भी देखिए 18 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है जी, इनका भी राइट आंसर है एकदम। और पूजा जी का भी 18 का 4 आया है। यहाँ पे दिलीप कुमार जी गुड नाइट सर जी, अभी ये बोल दिया जाएगा आपको, कल कहते हो आपको कल बोल दिया गया था। गुड इवनिंग सर जी, थैंक यू। आपको भी गुड इवनिंग, क्लास खत्म होगी तो गुड नाइट हो जाएगी। और यहाँ पे आगे बात करते हैं पूजा जी की, आपकी क्लास बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू। और आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बताया जाता है, तो आप बता दीजिएगा किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं। आज नोट्स की क्लास है सर जी, नोट्स के साथ साथ थी आपकी प्रश्न भी जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और यहाँ पे वंदना जी का भी देखिए आ गया है 18 का 2 जो कि सही है, 4 थोड़ा कंफ्यूज। देखिए चौथा नहीं है, चौथा 2 भी होगा। यहाँ पे गुणात्मक भी था, अगर मात्रात्मक नहीं होता तो गुणात्मक होता। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की बात नहीं है, जहाँ पर भी ऑप्शन में गुणात्मक मात्रात्मक दोनों आ जाए, ऑप्शन में दोनों दिया हो तो आप तुरंत सही करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का भी 18 का 4 आ गया, राइट है जी, हाँ एकदम राइट आंसर है वैष्णो जी, एकदम राइट आंसर है। और विनीता जी का भी देखिए 18 का 4 आया जो कि राइट आंसर है, विनी का भी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आरती जी का भी देखिए 18 का 4 आया जो कि राइट आंसर है। वैष्णो जी का भी देखिए, विष्णु जी का है सुपर क्लास, थैंक यू। आप लोगों के स्तर के अनुसार ही बनाया जाता है। आप लोग बताइए कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, उस पे बनाया जाएगा नोट्स के साथ, ठीक है। आप लोग अपना राय दीजिए। यहाँ पे देखिए पिंकी सिंह का भी आ गया है यहाँ पे 18 का 4 जो कि राइट आंसर है। रिया जी का 18 का 4 आया है, फर्स्ट कमेंट, थैंक यू, आपने फर्स्ट कमेंट यहाँ पे किया। और यहाँ पे देखिए 18 का 4 आया जो कि राइट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं जी, अच्छा पढ़ाते तो हैं लेकिन आप लोग अच्छे से नोट्स भी बनाइए, ठीक है। आज मेरे 2 गलत हो गए हैं, 16 सही हुए हैं 18 में से। देखिए बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा कि क्योंकि फास्ट का वहाँ पे जो कमेंट था आप लोगों का बहुत ही फास्ट तरीके से आ रहा था, प्रश्न पढ़ना भी था और उत्तर का जवाब भी देना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न का जवाब भी देना था, 16 तक पहुँच गए, बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। ऐसा प्रयास करिए कि 18 में 18 सही हो, ठीक है। तो आज अपना बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पे रिया जी ने कुछ कहा था कि सर एक बार एक ही क्लास लेते हैं और उसमें भी फास्ट लेते हैं। देखिए नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को उस शब्द का पता चले, वैल्यू पता चले, ताकि आप उस शब्द के बारे में जान सके, ठीक है। अगर आप लोगों को प्रश्न के साथ पढ़ना है तो प्रश्न ही केवल चलाई जाएगी, नोट्स नहीं चलाई जाएगी। लेकिन अपनी राय दे दीजिएगा आप लोग।
वैष्णव जी का 18 यहाँ पे 4 आया जो कि राइट आंसर है। और यहाँ पे 24 है मैं आप सर एक क्लास देते हैं उसमें भी इतनी फास्ट। देखिए फास्ट है लेकिन आप लोगों का पेपर जो है बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, तो प्रश्न फास्ट ही करना पड़ेगा आप लोगों को। सत्ता जी का भी देखिए 18 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। गुलशन जी का भी 18 का 4 आया है जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दिलीप जी को थैंक यू सो मच आपको भी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैष्णव सिंह आज मेरे 18 में 17 सही में। देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आपका भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं वैष्णव जी। और 18 में 18 पहुंचाइए, ठीक है, 18 में 18 पहुंचाइए प्रश्न अपने उत्तर। और उत्तर नीचे दिए गए हैं और 15 के उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। 15 का जो उत्तर है यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नहीं है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, कौन सा नहीं होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगली क्लास किस पे चलाई जाए उसका कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि किस पे क्लास चलाई जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।